रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट, जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। नोट में हम लिखते हैं नंबर 1, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और स्टेप नंबर 2 में हम लिखते हैं इसकी तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होती है। पदार्थ में इसकी चाल कम होती है, लेकिन निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पदार्थ के माध्यम में इसकी चाल कम होती है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ता है या गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, और प्रकाश के इसी को यानी प्रकाश के चिकने व पॉलिशदार चिकने तल पर टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 प्रकाश के बारे में। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं और भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, जिस फिगर में जो नीचे की तरफ सीधी लाइन खींची है वो एक मिरर है। ये एक मिरर है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और ये हो गया अभिलंब। इसे कहते हैं आपतित किरण, जो किरण प्रकाश की आ रही है, और ये है परावर्तित किरण, जो किरण प्रकाश की जा रही है। और M1 M2 एक चिकना तल है, और B पॉइंट पर अभिलंब है। प्रकाश की किरण AB एक समतल दर्पण M1 M2 पर अभिलंब गिरती है। यह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। जैसे AB है, एक माध्यम से आती है जो अभिलंब BN पर टकराकर और BC माध्यम में लौट जाती है। यह परावर्तित किरण है। और आपतित किरण AB है, तो चली जाती है BC में चली जाती है। देन आगे पढ़ते हैं। दर्पण पर गिरने वाली AB जो किरण है, गिरने वाली AB किरण को आपतित किरण तथा परावर्तन के बाद यानी जो BC है
ए बी आई और बी पॉइंट पर टकरा कर बी सी माध्यम में जो लौटती है, तो जो बी सी परावर्तित होती है, ये बी सी किरण परावर्तित किरण कहलाती है। देन आपने समझा कि M1 M2 एक समतल दर्पण है जिस पर अभिलंब BN है और B पर टकराकर BC माध्यम में लौट जाती है। देन आगे पढ़ते हैं, दर्पण के जिस बिंदु पर B पर गिरती है, दर्पण के जिस बिंदु B पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समतल दर्पण के बिंदु B पर जब आपतित किरण गिरती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु B से दर्पण के लंब रूप रेखा BN को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु B से दर्पण के लंब रूप रेखा BN को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण ABN को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण CBN परावर्तन कोण कहलाता है। ABN आपतन कोण एंड CBN परावर्तन कोण कहलाता है। आपने अभी देखा, अब हम पढ़ते हैं। आपको आपतन कोण एवं परावर्तन कोण स्पष्ट हो गया होगा। अब हम परावर्तन के नियम के बारे में जिक्र करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, परावर्तन के दो नियम होते हैं जो बहुत मुख्य हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आई थिंक स्पष्ट हो गया होगा आपको कि परावर्तन कोण के जो मुख्यतः दो नियम हैं, उन दोनों नियमों को मैंने स्पष्ट कर दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जब भी हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में एक आकृति बन जाती है। इसी बनी हुई आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यही इमेज होता है। और प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। जिन दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं उनके बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा प्रतिबिंब जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। पहला प्रतिबिंब वास्तविक और दूसरा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, जो वास्तव में इमेज बनती है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली कोई किरण है जो परावर्तन के पश्चात
किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बच्चों स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी रियल इमेज क्या होती है। अब हम जो है वास्तविक इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। अब हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में जिक्र करेंगे। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज यदि बिंदु वस्तु से, जैसे मान लीजिए कोई एक किरण है जो किसी बिंदु वस्तु से चलती है, बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और बच्चों एक बहुत अच्छा ध्यान देने वाली बात है, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसकी फ़ोटो क्लिक की जा सकती है। इसकी फ़ोटो हम क्लिक कर सकते हैं, यानी फ़ोटो लिया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले जो कांच का गोला होता है उसका काटा गया भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसका जो एक तल होता है वो पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। एक साइड में पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, यानी दूसरे तल पर यदि आप लाइट डालेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात वापस आएगा। तो आपको समझ में आ गया गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन हम स्पष्ट कर देते हैं थोड़ा कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण इसमें जो है परावर्तन, जो परावर्तक तल होता है यानी परावर्तन तल जो होता है वो दबे हुए तल में होता है। इसमें परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है। अर्थात अब हम उत्तल तल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल जो है वो उभरे हुए हिस्से पर होता है, यानी उभरे हुए पर होता है। इसका जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ होता है। अर्थात गोले का जो बाहरी वाला तल होता है वो परावर्तक तल होता है, बाहरी वाला तल परावर्तक तल होता है। ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी तरफ ये जो है पारा तथा लाल ऑक्साइड का लेप किया गया है और अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल होता है। ठीक है, इसका जो अंदर का तल है ये परावर्तक तल है। ये जो वक्र बना हुआ है ये वक्र का केंद्र है, जिसके वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये जो पॉइंट है और ये मुख्यतः मुख्य अक्ष है। आप समझ गए होंगे। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है अंदर की तरफ, यानी जो उभरा हुआ तल है ये तल, हाँ समझ में आया। ये जो अंदर वाला तल है ये पारा तथा लाल ऑक्साइड वाला है और जो बाहर वाला तल है ये परावर्तक तल है। आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ सूत्र यानी कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं यानी डेफिनेशन रिलेटेड विथ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर
सॉरी वो गलत हो गया था। तो जिसमें पहला है वक्रता केंद्र, आपने पढ़ा जैसे मैंने अभी वक्रता केंद्र C बताया आपको। एंड वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम R से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार ध्रुव होता है जिसको मैंने P से व्यक्त किया है। और एक मुख्य अक्ष होता है, और मुख्य अक्ष के बाद दर्पण होता है, और एक होता है मुख्य फोकस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इसकी। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। और एक होती है फोकस दूरी, और एक होता है फोकस तल। स्पष्ट हो गया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।